जब से पाइथन लॉन्च हुई है तब से ही है। बट ये जो टॉपिक है मैच कंडीशन, ये अभी सबसे रिसेंट वर्जन में ही इसको ऐड किया गया है। जो लोग जुपिटर वगैरह पर काम करते हैं, जैसे मैं आइडल पे प्रोग्राम बना रहा हूँ, माइट भी आप में से कोई जुपिटर पे बना रहा होगा, तो उसके पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि जुपिटर मैक्सिमम 3.9 तक ही सपोर्ट करता है। उसके आगे पर जुपिटर चलता ही नहीं है। ठीक है। या जो आइडल ही यूज कर रहे हैं मेरी तरह, और उनका पाइथन का पुराना वर्जन है, आइडल का पुराना वर्जन है, तो भी उनके पे नहीं चलेगा। ठीक है। तो इस वाले प्रोग्राम को जब आप चलाएं तो मेक श्योर आपका पाइथन का वर्जन 3.10 होना चाहिए। तो ये जो मैच कंडीशन है हमारा, इसको अगर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो कस्टमर केयर को जब आप कॉल करते हैं तो जो आईवीआर ऑप्शंस होते हैं कि 1 पर ये प्रेस करें, 2 पर ये करें, 3 पर ये करें, 4 पर ये करें, ध्यान से समझें। तो क्या उसमें कंडीशन की बात नहीं हो रही है? आपने कहा भाई 1 पर ये करें, 2 पर ये करें, तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा कस्टमर केयर को ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए, उसको जिस लैंग्वेज में बनाया गया होगा, क्या उसमें उन्होंने कंडीशन नहीं लगा रखी होंगी? तो वो जो कंडीशन है, एक तरीका तो है इफ से लगा लो। इफ आपने प्रेस करा 1, तो आगे जो टास्क होना है वो करा देंगे। एलिफ अगर आपने 2 प्रेस करा तो दूसरा टास्क करेंगे। एलिफ तीसरा करा तो फिर तीसरा टास्क करेंगे। अब इस तरह के यूज केस में इफ एलिफ के साथ साथ मैच कंडीशन का भी यूज किया जा सकता है। कैसे करेंगे, एक बार सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद फिर इसको हम देखेंगे। तो मैच केस में सबसे पहले में क्या करना है, हमें कोई एक वेरिएबल बनाना होगा जिस वेरिएबल में हम अपने ऑप्शंस को लेकर आना चाहते हैं। तो अगर मेरे पास कई ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक मुझे रन करना है, तो वो जो ऑप्शंस हैं वो आप जिस वेरिएबल में रखेंगे उस वेरिएबल को आप बना लीजिए। मान लीजिए मैंने एक एक्स नाम से वेरिएबल बना लिया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 2 3 4, मान लीजिए मैं 4 में से कोई भी एक रख सकता हूँ, और हम यूजर से इनपुट कराएंगे, हमें भी नहीं पता कि वो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा एंटर ऑप्शन। अब ऑप्शन की वैल्यू 1 करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे। अब आप क्या करना चाहते हो 1 पर, आपको बताना होगा। मैच ब्लॉक बनाएंगे, जैसे इफ का ब्लॉक बनाते हैं ऐसे ही मैच का ब्लॉक बनाएंगे, और मैच के पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हम अपने ऑप्शन लेकर आएंगे। और ये आ गया मैच का ब्लॉक। मैच के ब्लॉक के अंदर केस जनरेट करेंगे रिलेट करने के लिए। अगर आपने पहले कभी कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, इट इज सेम एज स्विच केस कंडीशन। बस वहां पर स्विच की जगह पर क्या है, मैच है, सॉरी यहाँ पर स्विच की जगह पर मैच है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल जो पहली बार पढ़ रहे हैं सीखें। तो मैच ब्लॉक बनाया, मैच ब्लॉक के अंदर केस कीवर्ड लगाकर हम केस डिफाइन करेंगे, और हम उतने केस डिफाइन करेंगे जो हमें लगता है कि हमारे यूजर के दिए गए ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे केस 1, तो 1 क्या है, इस एक्स वेरिएबल में जो एक वैल्यू पॉसिबल है, आ सकती है, वो हमने यहाँ पर केस बनाना है। अब आपको 1 पर क्या करना है, आप अपना लॉजिक लिख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने एप्पल प्रिंट कर दिया, और यूजर क्या क्या वैल्यू ऑप्शन में दे सकता है, तो हमने कहा 2 भी दे सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कर दिया मैंने मैंगो।
केस 3 मान लीजिए मैंने कर दिया ऑरेंज। अच्छा मान लीजिए हम 3 की बात करते हैं। अब यूजर ने, चलो बाद में एक बाय मैसेज प्रिंट कर दो, इस कोड को रन कराते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2। जैसे ही मैं 2 एंटर करूंगा, ये एक्स वेरिएबल में एज इंटीजर जाके स्टोर हो जाएगा। लाइन नंबर 3 पर मैच 2 हो गया, तो मैच में जो वेरिएबल गया है उससे कौन सा केस मैच हुआ है, सीधा वही केस रन हो जाएगा, दूसरा वाला। तो मैंगो वाला केस आउटपुट में आएगा। मैच ब्लॉक कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, अच्छा मान लीजिए इस बार मैंने 5 लिख दिया, तो कौन सा केस मैच हुआ? अरे इसमें देखो ना, हमने कोई ऐसा केस लिखा है? ये तो आपके मन में आ रहा है इनवैलिड है। भाई यूजर को क्या पता है इनवैलिड क्या होता है? वो तो जो मन में आएगा वो अपना कुछ भी इनपुट कर सकता है। प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे सिनेरियोस को भी हैंडल करके चले प्रोग्राम में। तो अभी ये जो 5 है वो किसी भी केस से मैच नहीं होगा, तो एरर तो नहीं आएगी ना कि कोई केस मैच नहीं हो रहा है, नहीं एरर नहीं आएगी। तो कोई मैच ब्लॉक का केस चलेगा भी नहीं, सीधा बाय प्रिंट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर ये वाली सिचुएशन बने कि भी हमने जितने केस सोचे थे, यूजर ने उससे अलग कोई ऑप्शन दे दिया, तो फिर भी हम यूजर को कुछ ना कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक केस लगाएंगे जिसका वैल्यू होगा अंडरस्कोर। अंडरस्कोर केस जब इनमें से कोई भी नहीं चलेगा तब हमारा एग्जीक्यूट होता है। इट इज लाइक एल्स, जब कोई नहीं चलेगा तब ये हमारा चलेगा। ठीक है, अब आप जो यहाँ लिखना चाहते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैच केस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलेगा, इफ एल्स को कहीं भी लगा सकते हो। अंडरस्कोर केस लाइक डिफॉल्ट केस, मैच लाइक स्विच, केस केस ही है। लेकिन यहाँ फायदा यह है कि यहाँ ब्रेक नहीं लगाना पड़ रहा हर बार। सी में क्या होता है, हर केस को ब्रेक करना पड़ता है, नहीं तो सारे चलेंगे। ये फायदा है। कहाँ पर? नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो तो हर जगह लिख सकते हैं, इसमें भी और यहाँ भी। अच्छा, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये जो केस आप बनाते हैं, क्या ये हमेशा न्यूमेरिक ही होंगे और न्यूमेरिक में इंटीजर ही होंगे और इंटीजर में एक सीक्वेंस में ही होंगे? ऐसा नहीं हो सकता मैंने ये 1 दे दिया, फिर यहाँ पर मैंने 3 दे दिया, फिर यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, एरर तो नहीं आ जाएगी? ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने कि नहीं, ऐसी कोई एरर नहीं आएगी। अभी भी सही है, हमने कहा सही है। मैं 2 दूंगा तो 2 वाला केस चलेगा। अब 2 चाहे कहीं भी लिखा हो, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ 1 दूंगा तो 1 वाला केस चलेगा। तो इनका कोई सीक्वेंस का फार्मूला नहीं है कि हमको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है, कैसे बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। कोई सा भी लगा दो, 1 लगा दो, 3 लगा दो, फिर 5 लगा दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन की वैल्यू आ सकती है। मान लो 4 कर दूं, तो 4 तो कोई केस मैच होगा नहीं, तो फिर कौन सा वाला चलेगा? अंडरस्कोर चलेगा। तो केस में जो आप लिख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोई एक ऑर्डर में सीक्वेंस होनी चाहिए, नहीं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही होना चाहिए, वो फ्लोट भी हो सकता है। भाई आप यहाँ पर
फ्लोट लगा, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा आसान कर देंगे। मान लीजिए एक कर दिया 1, एक कर दिया 3.3, एक कर दिया 5.1, एक कर दिया मान लीजिए स्प्रिंग। 3 केस हैं, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक स्प्रिंग है। आप कर सकते हो ऐसा, आप क्यों करोगे इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं सिंटैक्टिकली। जनरली ऐसा हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सिंटैक्टिकली ऐसा किया जा सकता है। अब मैं 1 करूंगा तो एप्पल चलेगा, 1.1 करूंगा तो कोई भी केस नहीं चलेगा, इनवैलिड वाले पे आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर हाई लिख दूंगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा तो इनवैलिड वाला चलेगा, ठीक है। तो आप केस में इंटीजर केस लगा सकते हैं, फ्लोटिंग केस लगा सकते हैं, स्ट्रिंग केस लगा सकते हैं, मिक्स करके लगा सकते हैं। जैसे आप अपने प्रॉब्लम को समझ रहे हैं उस तरीके से आप मैच के अंदर अपने केसेस को डिफाइन कर सकते हैं। सी के स्विच केस में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना ही जावा में अवेलेबल है। ये सब एक ही टाइप के होने चाहिए, और एक ही टाइप में ये हमारा पहले तो इंटीजर ही होते थे, अभी बाद में स्ट्रिंग को भी अलाउ किया गया है ना। चलो फिलहाल हम पाइथन की बात करें तो केस किसी भी टाइप की वैल्यू के साथ बनाया जा सकता है। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, एप्पल आएगा कि मैंगो आएगा, या एक ही बात है? दोनों चलेंगे, दोनों केस मैच हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर वाला एक्स की वैल्यू रखी है, और अगर स्ट्रिंग वाला रखेंगे तो मैंगो आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक ऐसा यूज केस आया जिसमें मुझे अलग अलग 2 केस पर सेम आउटपुट चाहिए। मान लीजिए मुझे 1 पर और 2 पर सेम आउटपुट की जरूरत है, एप्पल और यहाँ भी एप्पल। तो अगर केस की वैल्यू 1 आएगी तो भी एप्पल वाला कोड चलेगा, अगर केस की वैल्यू 2 मैच होगी तब भी यही चलेगा। तो हमें ऑप्शन दिया गया कि अगर आपको अलग अलग केस पर सेम लॉजिक चलाना है, हमारे लिए अभी लॉजिक सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है, लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल लॉजिक आप लिखते हैं तो आपको काफी डुप्लीकेट कोड लिखना पड़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही केस में पाइप सिंबल लगाकर दूसरा ऑप्शन भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब केस 1 और 2, तो इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया बिटवाइज और, केस 1 और 2, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी अगर केस आता है तो यही वाला मैच हो जाएगा, एप्पल 1 पर भी। इस तरह से आप एक ही केस में मल्टीपल ऑप्शंस को बिटवाइज और का यूज करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये वाला प्रोग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूँ एग्जाम में आ सकता है जब इंटरव्यू प्रोसेस चलेगा तो। अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, और स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या लिखा होगा, क्योंकि अब आप ये भी जानते हैं कि एक केस में मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं। तो पहले वाले केस में 1 है, 1 और 2 दे दिया, दूसरे वाले में जानबूझकर 2 और 3 दिया, और एक्स की वैल्यू 2 ही रख दी। अब बताओ कौन सा केस मैच होगा, दोनों होंगे। तो वो तो दोनों ही रहे हैं, हमारे दिख रहा है साफ साफ दोनों केस मैच हो रहे हैं। तो एक रूल ये भी कहता है कि मैच ब्लॉक के अंदर से एट ए टाइम कोई एक ही केस चलेगा, एक से ज्यादा केस नहीं चलेगा, कोई एक ही चलेगा, या तो कोई नहीं चलेगा, मैच ही नहीं हो रहा होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो जो सबसे पहले सीक्वेंस में मैच हुआ है फिर वो वाला चलेगा। तो केस 2
के साथ अगर हम जा रहे हैं तो ये वाला मैच हुआ और ये वाला मैच हुआ, तो इन दोनों पहले कौन आया, दिस वन, तो एप्पल इसका आउटपुट आना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस में अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो पहला तो एप्पल ही होगा, दूसरा ऑरेंज होगा, तीसरे में दोनों लिखे होंगे एप्पल ऑरेंज, और चौथा ऑप्शन होगा एरर। और ज्यादातर लोग क्या लगा रहेंगे, एरर। हाँ, इंटरनली ब्रेक चल रहा है। कोई भी केस एग्जीक्यूट होते ही हमारा मैच ब्लॉक टर्मिनेट हो जाता है, आगे एग्जीक्यूशन मैच ब्लॉक का होता ही नहीं। चलिए अब इसका यूज करके कुछ मीनिंगफुल एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग अभी तक क्या करते हैं, यूजर से दो नंबर इनपुट कराते हैं। तो मान लीजिए मैंने दो नंबर यूजर से इनपुट कराए, लेट अस सपोज इंटीजर टाइप पे ही करा लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब अभी तक क्या होता है, हम दो नंबर यूजर से इनपुट लेने के बाद अपने आप से क्या कर देते हैं, उनका एडिशन कर देते हैं। तो आप एडिशन क्यों कर रहे हैं, बेटर होगा कि यूजर से ही पूछ लो कि एडिशन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवीजन करना है या कुछ और ऑपरेशन करना है। तो हम क्या करना चाहते हैं, यूजर से पूछना चाहते हैं, लेकिन यूजर को पहले बताएंगे भी कि कौन कौन से आपके पास ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, इन्हीं में से आप बताओ कौन सा कर सकते हो। भाई जब आप एटीएम में जाते हो और जैसे ही अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, वहां भी तो ऑप्शन लिख कर आते हैं, विड्रॉल है ना, बैलेंस चेक करना है, पिन चेंज करना है, तो आप जिसको सेलेक्ट करते हैं वही तो ऑप्शन आगे बढ़ता है। तो अगर मुझे एटीएम का ये इंटरफेस डिजाइन करना पड़े पाइथन में, तो मैच केस को मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, पांच ऑप्शन है, बैलेंस चेक करना, विड्रॉ करना, पिन चेंज करना, फास्ट कैश निकालना, ये पांच छह ऑप्शन के केस बना दूंगा मैं, रादर देन मैं इफ एल्स लगाऊं। इफ एल्स कहाँ लगाएंगे, अब उसी एटीएम वाले एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने क्या करा, आपने अमाउंट विड्रॉ करना है। अब आपने 500 रुपए का वहां पर अमाउंट लिख दिया डिपॉजिट करने के लिए, तो पहले एटीएम वाले सॉफ्टवेयर को चेक तो करने दो कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में है भी या नहीं है। तो अब वहां पर मैच केस से काम नहीं होगा, वहां पर वो इसी लगाएगा, इफ अवेलेबल बैलेंस इज ग्रेटर देन विथड्रॉइंग बैलेंस। तो वहां पर मैच केस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपके पास ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस के साथ आप मैच पर जा सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन ना होकर कंडीशंस हैं, लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली, तब आपको मैच केस यूज नहीं करना है, फिर आपको इफ एल्स वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर पहले हम यूजर को ऑप्शन दिखाएंगे कि यूजर दो नंबर तो आपने हमें दे दिए, अब बताइए कौन कौन से ऑपरेशन है जो आप कर सकते हैं, हम पहले बताएंगे फिर यूजर उनमें से कोई एक हमें बताएगा। तो यूजर को क्या करना है, दिखाना है और इनपुट भी लेना है, दिखाना है इनपुट भी लेना है, तो इनपुट फंक्शन बढ़िया है, सिर्फ दिखाना दिखाना है, लेना कुछ नहीं है, तो प्रिंट फंक्शन ये तो होता है हमारा भाई, प्रिंट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन में क्या है, प्रिंट फंक्शन दिखाने वाला काम करता है, हमें लाके कुछ नहीं देता है। इनपुट फंक्शन जो हम प्रॉम्प्ट मैसेज देंगे उनको दिखाएगा भी, और हम हमें एक इनपुट ला कर भी देगा। तो मैं लिख दिया इनपुट में क्या क्या ऑप्शन दिखाना चाहते हो, हमने कहा ऐड, कॉमा मल्टीप्लाई, कॉमा डिवाइड, तीन कर दो। अब यूजर जब इन तीन में से किसी एक को हमें वापस करेगा, तो कैसे वापस करेगा, जो भी ऑप्शन आएगा, मैंने एक ऑप्शन नाम का वेरिएबल बना दिया, आप इसका नाम ओ रख लो, ओपी रख लो, सी रख लो, बेटर रीडेबिलिटी सही रहेगी, नाम इसका ऑप्शन ही रख लेता हूँ कि भाई ऑप्शन वेरिएबल है हमारा और इसमें वैल्यू आएगी। अब थोड़ा कोड को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा समझते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अभी भी प्रॉपर इंटरफेसिंग नहीं है। क्या होता अगर यहाँ लिखकर ऐसे आता, सेलेक्ट
एन ऑप्शन, और उसके बाद ये 3 लिख कर आते तो शायद ज्यादा बेटर समझ में आता यूजर के लिए कि मुझे करना है क्या है, क्योंकि अभी यूजर को खुद नहीं पता कि वो करे क्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले यहाँ लिखा ऐसे करके, सेलेक्ट एन ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन अपना सेलेक्ट करना, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब पहले से काफी बेटर है। ठीक है, तो अब जब आप यूजर से कहेंगे सेलेक्ट एन ऑप्शन ऐसे करके, तो सेलेक्ट कहाँ से करे, यूजर को तो टाइप ही करना पड़ेगा, तो यूजर टाइप करेगा ऐसे करके मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड, पूरे लिखना पड़ेगा यूजर को, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब जब यूजर लिख रहा है तो बेटर ये होता कि न्यू लाइन पर कर्सर आ जाता, क्योंकि यहाँ लिखेगा तो अजीब लग रहा है देखने में थोड़ा सा। तो अगर ये कर्सर जो हम लिखेंगे ये अगर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए तो बेटर होगा। हमने कहा एक काम करते हैं कि फिर यहाँ पर एक स्लैश एन लगा देते हैं, यही कर पाएंगे। अब ठीक है, सेलेक्ट एन ऑप्शन, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब किसी के मन में आया तो फिर एक काम करो, सेलेक्ट एन ऑप्शन के बाद ये ऑप्शन भी ना न्यू लाइन पे ही दिखा दो, और अच्छा लगेगा देखने में। तो आप यहाँ पे ऐसे स्लैश एन लगा दो, और मैं तो कहूँगा हर ऑप्शन को न्यू लाइन पे दिखा दो। तो अब ये ऐसे हो गया। सर ये कॉमा हटा दो, कॉमा अच्छा नहीं लग रहा, जब एक ही लाइन में थे तो कॉमा सही लग रहा था, अब ये कॉमा सही नहीं लग रहा। अब देखो इसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं चल रहा है, ये तो बस एक आउटपुट में मैसेज की फॉर्मेटिंग की बात चल रही कि यूजर को देखने में अच्छा कैसा लगेगा। ये सही है, सेलेक्ट एन ऑप्शन, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब यूजर ऐसे लिखे ऐड, और जैसे ही एंटर करे उन दोनों का ऐड हो जाए। यूजर लिखे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाए। ये तो अच्छा हुआ हमने ऐड लिखाया। मान लीजिए मैं एडिशन लिखवा देता, और यूजर को एडिशन करना हो तो बेचारे को पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे करके, कितना कौन टाइप करेगा मतलब। तो अब किसी ने कहा एक काम करो ना, यूजर को दिखाओ कि भाई एडिशन है ना, या ऐड है। और एक काम और करो कि जब आपको अपनी स्ट्रिंग में न्यू लाइन बीच बीच में देनी है तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग की प्रैक्टिस आप करें, ज्यादा बेटर है। देखो, तो न्यू लाइन की जगह सीधा कोड में न्यू लाइन लगा, इससे कोड लिखने वाले को भी ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। अब देखो ये ज्यादा बेटर है देन प्रीवियस अप्रोच। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग अगर सी के पास नहीं है तो उस पर ये ऑप्शन नहीं है, वो वही जैसे अभी हमने लिखा था वही ऑप्शन है सी के प्रोग्रामर के पास, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन सही हो गया। सेम बात हो रही है, तो आउटपुट देखने वाले को भी रीडेबल है आउटपुट, और प्रोग्रामर को भी रीडेबल है आउटपुट। ठीक है, तो अब यूजर से हम ऐड नहीं लिखवाना चाहते, मल्टीप्लाई नहीं लिखवाना चाहते, डिवाइड नहीं लिखवाना चाहते, तो फिर एक काम करो यहाँ वन लिखवा दो, ऐसे कर दो। वन पर ये होगा, टू पर ये होगा, थ्री पर ये होगा। किसके बारे में सोच रहे हो, हम तो यूजर के बारे में सोच रहे हैं, उसको परेशानी कम से कम पड़े। अब यूजर ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड ना लिखे, सीधा वन लिखे, टू लिखे, थ्री लिखे, उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी अब यूजर के लिए। ठीक है, इतना पूरा टाइप कराने की अब यूजर से हमें नीड नहीं है। तो अब कोड को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जब यूजर से मेरे पास ये आएगा, या तो वन ऑप्शन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा। ठीक है, तो अब इन ऑप्शन को मैं मैच के साथ इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। अब कितने केस बनाएंगे, हमने कहा देखो केस या तो वन या टू या थ्री। अब यहाँ पर एक गलती होने का चांस, मैं लिखा केस वन, और इस केस पर मुझे क्या करना है,
जो ए और बी में आया है, यूजर को मैंने वन का मतलब क्या बताया है, ऐड करना। तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वन केस पर ऐड ही करूं, मल्टीप्लाई ना करूं। यूजर सरप्राइज होगा फिर, तो बता रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ। इसमें एक लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर मैं कोशिश करूंगा ना हो, लेकिन एक लॉजिकल एरर तो मैंने कर दिया है इसमें। तो अब ए डिवाइड बी, और यहाँ पर एक लास्ट में केस एंट्रस को लगा दिया। तो हमें नहीं पता, यूजर जरूरी नहीं है जो हम कह रहे हैं वही प्रेस करेगा, उसका मन जो चाहे वो प्रेस कर दे। बस थैंक यू कर दिया। फर्स्ट नंबर, अब मैंने लिखा, ऑप्शन प्रेस कर दिया, मान लीजिए 2, तो कितना आएगा, 12 3 जा 36। ये है प्रोग्राम। चलो देखते हैं साहब, 2 पर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका रिजल्ट आ गया इनवैलिड ऑप्शन। अब क्यों सर इतनी मेहनत आपने करी, प्रोग्राम का तो आउटपुट सही आया नहीं। ध्यान से देखेंगे, जब मैंने यूजर से इनपुट मांगा है, यूजर ने 1 लिखा, 2 लिखा, ए लिखा, बी लिखा, क्या फर्क पड़ता है। इनपुट फंक्शन हमेशा यूजर इनपुट को स्ट्रिंग में पढ़ता है। अब मैंने उसे क्या इंटीजर में कन्वर्ट करा, नहीं, लेकिन मैंने जो ऑप्शन मैच कराए हैं वो तो इंटीजर वाले ही करा दिए। तो अब मुझे स्ट्रिंग वाला 1 लिखना चाहिए था, या फिर अगर आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते स्ट्रिंग वाला, तो यहाँ से जो रिजल्ट आया है उसको इंट में कन्वर्ट करो, ऐसे करके। तो कोई एक काम करना होगा, या तो वहां स्ट्रिंग रखकर स्ट्रिंग केस मैच करेंगे, या यहाँ पर इंटीजर केस मैच कर रहे हैं तो वहां पर उसको ये कर देंगे। अब कौन सी अप्रोच बेटर होगी, ये आपको बताना होगा। एक ये वाली अप्रोच है। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाली अप्रोच को अगले वाले में लगाएंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग कर दिया, सही वो भी है, लेकिन आपको डिसीजन लेने में ये दोनों बातें जब आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ हेल्प करेंगी, और आप खुद डिसाइड करोगे कौन सी अप्रोच बेटर है। अगर मैंने ये करा, 14 हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, अभी रुको, मैं लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए के, सेलेक्ट एन ऑप्शन। अब यूजर को हम बाउंड कैसे करें कि 1 2 3 प्रेस करोगे, कुछ और करोगे तो नहीं कुछ होगा। यूजर तो फ्री है, वो कुछ भी लिखे। मैंने के लिखा। अब कोड का फ्लो समझिए, जब मैं के लिखूंगा तो एज ए स्ट्रिंग इसको रीड किया जाएगा, और जब ये केस के साथ मैच होगा तो अंडरस्कोर केस के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था उसको करके देख। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूजर से जो ऑप्शन थे, मुझे पता था यूजर या तो 1 या 2 या 3 प्रेस करेगा, तो वो स्ट्रिंग में आएगा, मैंने उसे इंट में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर मैंने इसको इंटीजर में मैच कराया। कोड चल रहा है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, इनवैलिड ऑप्शन आएगा या फिर कुछ और आउटपुट आएगा इस बार। जब आप के एंटर करेंगे तो लाइन नंबर 3 पर इनपुट फंक्शन इस के को एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा, और फिर ये किसके पास जाएगा, इंट फंक्शन के पास, कन्वर्ट होने किसमें, इंट में। तो क्या इसका इंटीजर बन जाएगा,
नहीं, तो इसी लाइन पर क्या आ जाएगी, एरर, आगे बात ही नहीं पहुंचेगी, एरर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इससे पहले वाली अप्रोच बेटर है, क्योंकि अगर मैं यूजर से ऑप्शन मांग रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि यूजर क्या लिख सकता है इन तीनों के अलावा। वो कुछ भी लिखेगा, तो कुछ भी स्ट्रिंग में तो पढ़ा जा सकता है और फिर वो अंडरस्कोर से मैच हो जाएगा, लेकिन कुछ भी को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंट में सिर्फ वही कन्वर्ट होगा जो 1 होगा या 2 होगा, कोई इंटीजर ही होगा। तो इसलिए रिकमेंडेड इस वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए जो अप्रोच होगी वो प्रीवियस वाली अप्रोच होगी जो इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपने लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैच केस के साथ जाते हैं। अच्छा सर, एक बात ये और बता दीजिए, जैसा आपने बताया कि ये कॉन्सेप्ट 3.10 वर्जन में ऐड किया गया है, अगर हम 6 महीने पहले पाइथन का कोर्स पढ़ने आते आपके पास, तो ये तो आप पढ़ा नहीं रहे होते, क्योंकि 6 महीने पहले टॉपिक था ही नहीं पाइथन में, ये तो अभी आया है, फरवरी मार्च में ऐड किया है पाइथन ने, है ना। तो उससे उस समय या जो आपने पहले के बैच पढ़ाए होंगे, तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया होगा फिर। तो एक ऑप्शन है ना मेरे पास, इफ एलिफ, तो इफ एलिफ से हम इस प्रॉब्लम को अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, और जो अब तक जितने बैच मैंने पढ़ाई पाइथन के, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कराया होगा। तो देखो, यहाँ तक सब कुछ आ गया हमारा। यहाँ लगा दिया मैंने इफ ऑप्शन इक्वल टू 1, प्रिंट कर दिया मैंने A+B। एलिफ अगर ये 2 है तो मल्टीप्लीकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया, और लास्ट में फिर कुछ भी हो सकता है, डेट मीन सेल्स लगा दिया। फ्लोट में अगर यूजर एंटर करेगा तो यहाँ फंस जाएगा, एरर आ जाएगी। नहीं, डिवीजन तो फ्लोट में ही होगा ना, ये ये ट्रू डिवीजन है, अगर मैं ये लगाऊंगा तो इंटीजर में आएगा। हाँ, तो नहीं लगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम को बना सकते। कौन सा सही है, दोनों सही है, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। नंबर ऑफ लाइंस भी लगभग सेम है, कोई खास फर्क नहीं है नंबर ऑफ लाइंस में। रीडेबिलिटी वाइज में देखूं तो मैच केस वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। तो मैच केस इफ एलिफ का अल्टरनेट तब बन सकता है जब आपको बराबर वाला कंपैरिजन करना हो, ग्रेटर देन लेस देन वाले कंपैरिजन में मैच केस का यूज नहीं है, फिर वो आपको इफ एलिफ ही लगाना पड़ेगा। अब मैं एग्जीक्यूशन वाइज बात करूं तो मैच केस का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं कि यूजर ने ऑप्शन दिया 3, अब जब 3 दिया तो इफ एलिफ के केस में सीधा यहाँ पर तो कंट्रोल आएगा नहीं, पहले यहाँ पर फॉल, इसलिए ये चला, फॉल, इसलिए ये चला। लेकिन अगर मैं ऑप्शन की वैल्यू 3 कर दूं, सीधा कंट्रोल केस 3 पर आएगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम की अगर मैं बात करूं तो मैच केस में एग्जीक्यूशन टाइम हमारा कम लगेगा,
क्योंकि मैच केस में सीक्वेंशियली मैच नहीं होता। सीक्वेंशियली तब देखा जाएगा जब दो एम्बिग्विटी आ रही है दो केस के साथ, तो पहले कौन आया। ठीक है, चलो तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैच केस के साथ अपने कोड को कंप्लीट कर सकते। कंडीशन वाला जो चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं है आगे बढ़ने के लिए। यूजर से जब भी हम कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो ऑर्डिनरी स्ट्रिंग ही कंसीडर होता है। ठीक है, उसको यूनिकोड वगैरह में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसका कोड बनाना पड़ेगा, अपने आप से पाइथन यूजर इनपुट का यूनिकोड नहीं बनाता। अब जब आप कहीं पर भी जॉब करने जाएंगे तो वहां पर क्या आपको बताया जाएगा कि इफ लगाना है कि एलिफ लगाना है कि मल्टीपल इफ लगाने हैं कि मैच केस लगाना है। तो कैसे हमें सिचुएशन गिवन होगी, हमें तो एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा और इस डॉक्यूमेंट में हमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिख दिया जाएगा। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हो सकता है 10 लाइन लिखी हो सकता है एक डॉक्यूमेंट में एक ही प्रॉब्लम लिखी हो। अभी तो मैंने बहुत छोटे लेवल पर सामने दिखाया है कि एक डॉक्यूमेंट है, एक वर्ड फाइल है जिसमें 5-10 प्रॉब्लम लिखकर दे दी है। तो रियल टाइम पर ऐसा नहीं होता, रियल टाइम पर क्या होता है, एक प्रॉब्लम के 4 डॉक्यूमेंट होते हैं, उन चारों को पहले पढ़ना होगा। तो पहले तो प्रॉब्लम को पढ़ने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई जो पढ़ा है हमने इसमें कहीं वेरिएबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है an integer is input through keyboard, write a program to find whether it is odd or even number। अब देखो इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि आपको वेरिएबल बनाना है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको इफ लगाना है कि नहीं लगाना है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है और आप इसका कोड बनाइए। आई गेस ये वाला तो मैंने कल ही करा दिया था, इवन ऑड वाला, है ना। इवन कल क्या परसों ही करा दिया था। अब दूसरा वाला, अब दूसरा वाला इसको पढ़ना होगा। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड। किसी भी आइटम का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है। एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट ही मेड और हाउ मच लॉस ही गॉट। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो ये बताएगा कि भाई कितना फायदा हुआ और कितना हमारा नुकसान हुआ। अब देखो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक जो लिखा था उसको समझा दिया कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, लेकिन इंडस्ट्री में कोई इंसान नहीं आएगा डॉक्यूमेंट के साथ समझाने आपको। आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा, अब समझने वाला पोर्शन भी आप ही का है। आपकी हेडेक है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया वो आपके साथ नहीं आएगा समझाने आपको। अगर वो आएगा तो डॉक्यूमेंट क्यों दे रहा है फिर आपको वो। तो अब ये तो सर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। किसी को 1 मिनट लगेगा, किसी को 5 मिनट लग सकते हैं, हो सकता है कोई 10 मिनट तक स्ट्रगल करता रहे। तो अब क्या वजह हो सकती है कि सर जो लिखा हुआ है इसको हम समझने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सर हमने बहुत समय लगा दिया, हमारी तो अभी भी समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। तो जब आप इस वाले फेज में स्टक हो जाएंगे तो अगला फेज क्या होता है, देखो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 फेज होते हैं। पहले फेज में क्या होता है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, प्रॉब्लम को समझना होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है,
बिल्ड लॉजिक ऑन पेपर और ब्रेन। दिमाग के अंदर उस बात का लॉजिक बताओ क्या होगा, या कागज पे लिखो उसका लॉजिक क्या होगा। उसके बाद राइट द कोड। अब जब आप कोड लिखते हैं तो सिंटैक्स एरर होंगी, कॉलन रह गया, कॉट रह गया, पैरेंथेसिस कम ज्यादा हो गई, वो बात की बात है, वो रिकर्सिवली आप प्रोग्राम को सही करते रहेंगे बार बार। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं, ये भी चलो कई बार ऐसा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तो हम कई बार प्रोग्राम में चेंज कर करके देखते हैं कि एक्स को ये कर दिया, अब ये कर दिया, लेस देन लगा दिया, तो ये भी रिकर्सिव प्रोसेस होगा। जरूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में आपका ब्रेन लॉजिक को बना पाए, लेकिन कहीं से शुरू तो करना ही पड़ेगा, ताकि प्रोग्राम एक बार रन हो जाए तो हमें आइडिया लगेगा कि हम कितना सही पहुंच गए हैं। फिर प्रोग्राम में चेंज करो, अपने लॉजिक को बदलो। लेकिन ये सारी बातें तब आएंगी जब ये हमारा फेज पूरा हो गया है। अब हमें यही समझ नहीं आ रहा है तो आगे की बातें खत्म हो गई। तो किस फेज में किसकी नॉलेज चाहिए होगी? इस वाले फेज में आपको नॉलेज चाहिए होती है, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, संस्कृत में लिखा हुआ है संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब पहला वाला जो हमारा फेस है, यहाँ पर हमारे एफर्ट कहाँ लगेंगे? जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है जिसमें ये हमारा आया है डॉक्यूमेंट लिखकर, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे सामने अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 90% प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब शेयर होती हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखकर ही शेयर हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है, उसके बाद फिर हिंदी का नंबर आता है। वैसे आज तो हिंदी दिवस है अपना, है ना? तो अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारी हिंदी चौथे नंबर पे चल रही है, लेकिन चाइना हमसे ऊपर है। चाइना वाले ये कहते हैं कि जिसको हमारे साथ बात करनी है चाइनीज सीख कर आओ, हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे। तो अगर कोई भी कंट्री चाइना के साथ बात करना चाहती है, भले हम चाइना की कितनी बुराई कर दें, दिवाली आने वाली, पटाखे नहीं फोड़ेंगे उनके, कुछ भी कर लें, उनकी लाइट नहीं लगाएंगे, लेकिन एक चीज तो अच्छी है उनसे सीखने वाली, वो उनका अपना एक फिलॉसफी है, हमारे साथ जिसको बात करनी है चाइनीज सीख कर आओ, हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे। अब सोचो अगर ये पॉलिसी उनकी कंट्री में है तो हर इंसान कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा चाइना के लिए। हमारे इंडिया में 50% तो कंट्रीब्यूट इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमें तो हिंदी आती है और जहां जा रहे हैं अंग्रेजी चल रही है। अब कंट्रीब्यूट क्या करें पहले जाके? तो ये एक समस्या है। अब इस समस्या पर कौन ध्यान देगा? गवर्नमेंट देगी, और कौन देगा? दे रही है, लेकिन वही ना, कुछ करो तो विपक्ष सामने आ जाता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। बहरहाल जो भी है, तो पहले वाला, आपको आपकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, जो लिखा हुआ है वो क्या है। आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है। अब आपको यही नहीं पता कॉस्ट प्राइस कैसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे कहते हैं, खत्म प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या सोचेंगे इसके बारे में फिर आप? तो इसमें पाइथन का तो कोई रोल ही नहीं आया अभी, जावा का, सी का तो कोई रोल ही नहीं आया। अभी तो हम अटक गए कि हमारी इंग्लिश कमजोर है, इस पर अटक गए। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मैंने बताया था, पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कॉपी करो, गूगल के ट्रांसलेटर पे ले जाओ, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर ओपन करो, और यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर दो या टाइप कर दो, जैसे लिखा मैंने, ही इज ए गुड बॉय। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो क्लाइंट ने आपको दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, गूगल ने बनाकर दिया है, लाखों करोड़ रुपए गूगल ने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए गूगल ने बहुत टाइम लगाया होगा और काफी सारा पैसा खर्च किया होगा, तो यूज करो उसका फिर, जब कराए उसने तो, है ना? बहरहाल, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है वो लैंग्वेज अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लो। आने वाले 5 साल बाद लैंग्वेज का बैरियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
और इसका पूरा श्रेय एआई को जाता है। इसके पीछे एआई चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई वैसे क्या होता है, ह्यूमन ट्रांसलेटर होता है। अब हमने क्या करा, ह्यूमन की जगह पर क्या लगा दी, एक मशीन लगा दी जिसमें एक प्रोग्राम चल रहा है। इधर इंग्लिश डालो, इंसान होता भी है, इधर से हिंदी निकालता। अब ये इंसान की जगह मशीन आ गई, इसमें प्रोग्राम चल रहा है, इंग्लिश डालो हिंदी निकल कर आ रही है। कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे ही नेचुरल है, इंसान करता है इस काम को बराबर। अब ये आपको अपने लेवल पर देखना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा क्योंकि ये पाइथन का पार्ट नहीं है। अब पहला फेज मान लो सर पार हो गया, और हमें इतनी इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आती है कि इसको पढ़कर हम समझ पाए। दिक्कत बोलने में ज्यादा होती है, लिखे हुए पढ़ने में तो हम कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, है ना। अब फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब दूसरे फेज में इसमें पाइथन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसमें पड़ती है जरूरत गणित की। अब ये भी पाइथन का हिस्सा नहीं है। किसी भी सिलेबस में चाहे आप सी पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे पाइथन पढ़ो, मैथ थोड़ी पढ़ाएगा कोई। ये तो आपने अपने लिए पढ़ी होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई मैथ में अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी आइटम को आपने 10 रुपए में खरीदा और आगे आपने उसको 15 रुपए में सेल कर दिया, बताओ आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ, आसान भाषा में। अब मैं आपसे कहूं आपने एक्स अमाउंट में परचेज किया, वाई अमाउंट में सेल किया, अब बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो फिर तो सुनो, जब मैंने आपसे कहा नंबर देकर कि 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेच दिया, तो ब्रेन ने अपने आप से क्या कर लिया, सोच लिया फायदा हो गया, 10 का खरीदा 15 का बेचा है तो। अब मैंने कहा मुझे अमाउंट नहीं पता है, मैंने ये माना कि माना हमने एक्स अमाउंट में परचेज किया कहीं से और वाई अमाउंट में आगे सेल कर दिया, अब बताओ मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। इसको बोलते हैं लॉजिक। किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन का जनरलाइज जो सॉल्यूशन होता है उसको लॉजिक कहते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक नंबर दे देता हूं तो उसमें आप क्या करोगे, कितना प्रॉफिट हुआ, आपने 15 माइनस 10 कर दिया। माइनस, माइनस गणित सिखाती है, घटाना, सब्ट्रैक्शन तो गणित का पार्ट है ना। तो अब वहां पर 15 माइनस 10 आपने कर लिया और आपका 5 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब सोचो इसी बात को मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि एक्स में परचेज किया, वाई में सेल कर दिया, तो लॉजिक क्या हुआ, वाई माइनस एक्स। इसी को लॉजिक कहते हैं। तो लॉजिक कोई नई चीज नहीं है। कोई आपसे बोले डिफाइन द टर्म लॉजिक, स्पेसिफिक सॉल्यूशन को जनरलाइज सॉल्यूशन बना देते हैं, तो जनरलाइज सॉल्यूशन को लॉजिक कहते हैं। समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स वाई माइनस एक्स कर देंगे। अब वाई माइनस एक्स की वैल्यू, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने खरीदा 10 रुपए में, बेच दिया 8 रुपए में, तो 8 माइनस 10 फिर -2 नहीं आ जाएगी। अब फिर से एक लॉजिक सोचो, क्या, अगर मैंने वाई माइनस एक्स करा तो जो भी नंबर आएगा, अगर वो जीरो आया, अगर वो जीरो आया तो इसकी वजह क्या रही होगी, दोनों सेम है, जितने में खरीदा उतने में आगे सेल कर दिया, तभी तो दोनों का डिफरेंस जीरो आया है। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस जीरो ना आकर पॉजिटिव आया है, ग्रेटर देन जीरो आया है, इसका मतलब क्या है, मुझे प्रॉफिट हुआ है। वाई माइनस एक्स पॉजिटिव कब आएगा, जब प्रॉफिट होगा मुझे। और अगर वाई माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है। तो अब ये क्या हुआ, ये एक टूटा फूटा लॉजिक ब्रेन के अंदर बन गया या मैंने कागज पे लिख लिया। अब मुझे नहीं पता मैं पूरी तरह सही हूं या नहीं, लेकिन एक आइडिया मुझे अब हो गया है कि हाँ जी ऐसे ही कुछ चलेगा। अब आता है पाइथन, यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। यहाँ पर रोल आएगा सी का, C++ का, जावा का, पाइथन का। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यहाँ पे काम करती है। सर हम तो उससे पहले ही आउट हो जाएंगे, हमने कहा। तो 90% प्रोग्रामर की समस्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, उससे ऊपर के जो दो फेस है वहां पर है। हम वहां पर काम ही नहीं करते। हम कहते हैं हमें लैंग्वेज नहीं आती, आपको लैंग्वेज आती है, सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो चीजें नहीं आती हैं आपको, इन दो पे काम करना शुरू करोगे तो सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हम काम तब शुरू करेंगे ना, पता हो कि हमारे अंदर कमी क्या है। हम अपनी कमी तो मानते ही नहीं ना कभी।
हम तो हमेशा दूसरों को गलत बताते हैं, दूसरा ही गलत है, हम तो सही होते हैं। अभी कोई मेरे पास अपना प्रोग्राम लेकर आ जाए कि सर इसमें एरर आ रही है, तो मैं बोलूंगा कोई कमी होगी, नहीं सर मैंने सही लिखा है। सोचो भाई, अगर सही लिखा होता तो एरर क्यों आती? पाइथन तो गलत नहीं हो सकती ना। चलो जो भी है, अब इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा सर ये दिखा दो। तो मैं दूसरे वाले का प्रोग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे कोडिंग होती है इंडस्ट्री के अंदर। कोई आपको नहीं बताएगा वहां जाकर कितने वेरिएबल बनाने हैं, कंडीशन लगानी है कि नहीं लगानी है, लूप लगाना है कि नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं बताता। अपने आप पढ़ो, समझो, सोचो, हिट एंड ट्राई करो, सीखते रहो। एक बार में नहीं बनेगा, दो बार में नहीं बनेगा, सुबह से शाम तक कभी तो बनेगा। तो अब मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस सीपी है, रादर देन एक्स वाई सीपी मान लेते हैं और एसपी मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस एसपी हो गया, रीडेबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। ठीक है। अब अब ये हमारा अपने चॉइस हो सकता है कि जो हम प्राइस मांग रहे हैं वो इंटीजर रख रहे हैं या फ्लोट रख रहे हैं। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए इंटीजर के साथ चला जाता हूँ। एंटर कॉस्ट प्राइस, एंटर सेलिंग प्राइस। अब क्या निकाल लो इनका। अब देखो यहाँ से रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आपके दिमाग में अलग लॉजिक आ सकता है, मेरे में अलग आया, तीसरे के में कुछ और आ सकता है। तो लॉजिक पे हमें डिबेट नहीं करनी है। लॉजिक जो जिसके दिमाग में आया लगा के देख लो, सही चल रहा है, टेस्ट करके देखो अलग अलग वैल्यूज पर हर समय सही आ रहा है तो वो लॉजिक सही है। ठीक है। जैसे किसी के में क्या आएगा, सर कहाँ डिफरेंस निकाल रहे हो, सीधे लिख दो एस पी इज ग्रेटर देन सीपी, तो फायदा ही हो गया। कितने का हुआ ये नहीं बता पाओगे इसमें अभी। कितने का फायदा हुआ वो तो डिफरेंस से ही निकलेगा। तो डिफरेंस तो आपको निकालना ही पड़ेगा फिर भी। तो आपने एक ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर दिया। चलो बहरहाल जो भी है, तो मैंने जो सोचा वो ये कि पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, एस पी माइनस सी पी। इफ टी इज ग्रेटर देन जीरो, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, टी में जो आया उतने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो लॉस हो सकता है कभी नहीं। तो क्या लगा दो, एल एम। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, अब ये बताओ ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो फिर तीसरी कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा एल्स लगा सकते हैं। मतलब ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन ये रख सकते हैं कि सर लॉस को साइन के साथ मत दिखाओ। जब लॉस वर्ड हम यूज कर ही रहे हैं, या तो लिखो प्रॉफिट इक्वल टू -2, एक सेंस आएगा। जब आपने लॉस शब्द का इस्तेमाल करा ही है तो लॉस का तो घाटा होता ही है, तो माइनस सिंबल लगाने की जरूरत क्या है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम यहाँ पर, एक फंक्शन होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट फंक्शन एबीएस। एब्सोल्यूट फंक्शन में कोई भी नंबर अगर आएगा तो वो उसका साइन इग्नोर कर देगा, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको उठा लेगा। देखो फिर से, तो एबीएस फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी निकालता है। हम उसे कोई भी पॉजिटिव नंबर देंगे तो एज इट इज वापस करेगा, कोई नेगेटिव नंबर देंगे तो उसको पॉजिटिव बना के वापस करेगा। चाहे मैं इसे इंटीजर दूं नेगेटिव, चाहे फ्लोट दूं नेगेटिव, मुझे वापस ये पॉजिटिव करता है। ठीक है। स्ट्रिंग नेगेटिव पॉजिटिव होती नहीं है तो स्ट्रिंग के साथ ही चलेगा भी। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये उसका सॉल्यूशन। तीन फेस होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना,
उस स्टेटमेंट को समझने के बाद उसका लॉजिक तैयार करना, लॉजिक तैयार टूटा फूटा हो जाए, फिर उसके बाद प्रोग्राम में आके अपना कोड बनाना। तो सर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते समय शुरू के दो फेज तो सेम ही है, सिर्फ तीसरा फेज बदलेगा। सिंटैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देगी। अगर मैं सी लैंग्वेज पढ़ा रहा होता तो पहला फेज सेम, दूसरा फेज सेम, तीसरे में स्कैनफ लगाता मैं इनपुट की जगह। अगर मैं जावा पढ़ा रहा होता तो जावा का कोई स्कैनर वगैरह होता वो लगा रहा होता। डॉट नेट में रीड लाइन वगैरह कुछ होता है वो लगा रहा होता। तो हर लैंग्वेज का अलग अलग कुछ ना कुछ होगा सिंटैक्स। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू टेस्ट ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और बोथ और 5, है ना, ऐसे करके 3 5 और बोथ। इसका मतलब ये है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें किसी नंबर को चेक करना है क्या वो 3 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से या नहीं, 5 से हो जाता है या नहीं, या दोनों से हो जाता है। एग्जाम्पल मान लो मैंने नंबर दिया 12, तो 12 सिर्फ किससे डिवाइड होगा? तो आपका आउटपुट आना चाहिए कि नंबर सिर्फ हमारा 3 से डिवाइड होता है। मान लीजिए मैंने दिया 15, तो 15 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी हो जाता है। तो आपका आउटपुट आना चाहिए 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने दिया 20, तो 20 सिर्फ किससे डिवाइड होगा हमारा? तो 5 से होगा। तो इस तरह से आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब इसका लॉजिक सोचो। अब फिर चलो गणित के पास, कि भाई किसी भी नंबर को कैसे पता करें कि वो 3 से भाग हो गया नहीं हो गया। क्या चेक करेंगे? उसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितने से चेक करोगे? तो 3 से करना है। दुनिया भर में 2 से ही नहीं होता है, वो तो इवन ऑड में 2 से होता है बस। कहीं आप लोग सोच लो सर ने एक बार 2 से कराया था रिमाइंडर चेक, चलो 2 से ही होता होगा फिर। अरे हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अलग अलग सॉल्यूशन होगा। तो मैं किसी भी नंबर को, अब मुझे नंबर भी नहीं पता, नंबर भी नहीं पता ना, मैं तो समझाने के लिए मैंने आपको 12 15 20 लेकर बता दिया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि स्पेसिफिक केसेस हमारे ब्रेन को जल्दी समझ में आते हैं। बट प्रॉब्लम है कि लॉजिक जनरलाइज केस पे चलता है, हमें नहीं पता नंबर क्या होगा। तो माना नंबर एक्स होगा, अब एक्स के साथ आपको लॉजिक अपना सोचना है कि एक्स का रिमाइंडर 3 से निकालेंगे, फिर चेक करेंगे वो 0 आ गया, मतलब एक्स में जो वैल्यू आई है वो 3 से डिवाइड हो गई है। फिर एक्स का रिमाइंडर निकालेंगे 5 से, फिर देखेंगे क्या वो 0 आया नहीं आया। अगर वो भी 0 आ गया तो इसका मतलब है दोनों से डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से आपको सोचना होगा, लॉजिक बिल्ड करना होगा अपने आप। अब मैं इसे नहीं कर रहा, आप अपने आप करेंगे। एक प्रोग्राम बनाना है जो 3 नंबर कीबोर्ड से इनपुट लेगा और बताएगा उनमें सबसे बड़ा कौन है। 3 नंबर, मान लीजिए 10 5 20, 20 बड़ा है। नंबर नहीं पता, पहला नंबर है एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है जेड, अब बताओ कौन बड़ा है। यही लॉजिक है बस। इस गैप को आप फिल कर लो, लाइफ आगे बढ़ जाएगी आपकी। ये कहाँ से भरा जाएगा? ये खुद से बैठकर लैपटॉप पर प्रैक्टिस करी जाती है तभी होता है, क्योंकि लॉजिक कोई सिखाता नहीं है, लॉजिक ऑब्जर्व करके सीखा जाता है। क्या करो, इस तरह के पहले के नेट पर प्रोग्राम ढूंढो जो ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है और उनका सॉल्यूशन भी गिवन हो। उनको ऑब्जर्व करके सीखो कि इस तरह की प्रॉब्लम का ऐसे लॉजिक बनता है, फिर आपका ब्रेन उसको सीखेगा। तो लॉजिक कोई सिखा नहीं सकता, लॉजिक ऑब्जर्व करके सीखा जाता है। सामने प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन, आप बैठ जाओ और उसको सीखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है बहरहाल। अब ये हो गया अगला। अगर आप ध्यान से सोचो तो पांचवा वाला तो शायद मैंने क्लास में करा दिया है, सिर्फ क्राइटेरिया थोड़ा सा इधर उधर है। मैंने 0 से 30 वाला 30 से 45 रखा था, इन्होंने अपने कुछ और रखा है, बाकी डिक्टो सेम है। इसको एक बार पढ़ो और मुझे समझाओ। 6 वाला।
चलो अब मैं समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने रॉ में पढ़ लिया, टूटा फूटा आपने इसको पढ़ लिया है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी को एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। और जो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है वो क्या है कि उसका प्रीवियस ईयर में जो मार्क्स आए हों उनका पैटर्न क्या होना चाहिए। या तो मैथ के मार्क्स 60 से ग्रेटर हों, साथ ही साथ फिजिक्स के मार्क्स 50 से ग्रेटर हों, और साथ ही साथ केमिस्ट्री के मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हों। तो पहली कंडीशन एडमिशन होने की यह है कि अगर आपके मैथ के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हैं, सिर्फ इतने से एडमिशन नहीं होगा, दूसरी शर्त इसी के साथ माननी पड़ेगी, इसी के साथ माननी पड़ेगी। एंड फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने होने चाहिए, 50। एंड केमिस्ट्री के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होने चाहिए, 40। अगर इसके अंदर ये सारी बातें ट्रू आ जाती हैं, इसका मतलब है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं इन तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, तो हमारे पास दूसरी भी है कि अच्छा अगर ऐसे नहीं है तो एक काम करो, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम 200 या 200 से ज्यादा होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम, यानी कि या तो ये, या फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री, इन तीनों के मार्क्स का सम कितना होना चाहिए, 200 या 200 से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा ना हो उसी के साथ कंपैरिजन हो जाए, तो कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको एक सब एक्सप्रेशन बनाकर लिखो। पहले इन तीनों का सम हो जाएगा, वो सम जो आएगा वो हमारा इस कंडीशन के साथ कंपेयर होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं है तो ये सेटिस्फाई हो जाए, तब भी आपका एडमिशन करा देंगे। अच्छा अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमारे पास तीसरी कंडीशन है कि फिजिक्स और मैथ के मार्क्स का सम कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। एलिफ फिजिक्स और मैथ के मार्क्स का सम कितना होना चाहिए, 150, तो एडमिशन हो जाएगा। और अगर सब तीनों में से कहीं भी हमारे मार्क्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो एडमिशन नहीं होगा। तो लास्ट में एक एल्स लगा दो, है ना, नॉट क्वालिफाइड, जो भी लिखना है अपना लिख देना। तो ये इसका टूटा फूटा लॉजिक हो गया। अब इसको प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड में आप इसे लिखिए अपना। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हो गया जिसको आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। सातवां प्रोग्राम पढ़कर मुझे बताइए किस तरफ इशारा कर रहा है, कुछ इसमें एक हिंट है। तो ये इशारा कर रहा है कि इस प्रोग्राम को मैच केस से बनाया जाए, क्योंकि प्रेस 1 यानी एंटर 1 इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्रेस 2 इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ। ठीक है, तो प्रोग्राम समझ में आ गया कि हमारा प्रोग्राम जब चलेगा तो यूजर से पहले पूछेगा कि यूजर क्या करना चाहते हो, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो 1 प्रेस कर दो, सर्कल के एरिया निकालना है तो 2 प्रेस कर दो। अब उसके बाद गणित, माना रेक्टेंगल का निकालना है एरिया, अब मुझे ये नहीं पता रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, L/B। अब पाइथन के सिलेबस में तो नहीं पढ़ाया जाता, कहीं किसी लैंग्वेज सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। ये तो हमें 6 7 से पढ़ाया जाता है, शेप तो पढ़ाई जाती हैं, अलग अलग शेप होती हैं, अलग अलग शेप के साथ ये पैरामीटर्स होते हैं। तो अब आपको पता है L/B होता है, तो अब जब 1 पर यूजर आएगा तो आपको 1 वाले मैच के केस के अंदर क्या करना होगा, फिर से एक इनपुट लेना होगा, 2 इनपुट लेने होंगे। कौन कौन से 2 इनपुट लेने होंगे, एंटर L एंटर B, उसके बाद आउटपुट दिखा दो। अगर ये वाला केस मैच हुआ है तो अब क्या पढ़ना, पता करना है आपको, एरिया ऑफ। अब सर्कल के एरिया में फार्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर,
पाई की वैल्यू तो पूछेंगे नहीं यूजर से, वो तो स्टैंडर्ड है 3.14 होती है, तब क्या पूछोगे यूजर से? रेडियस। अब बहुत ज्यादा चांस है रेडियस फ्लोट में हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैच केस का यूज करके आप इस प्रोग्राम को बना सकते। ये वाला तो ऑलरेडी आपका हो ही गया है, मैच केस का यूज करना है। ये भी मैच केस का यूज करके बनाना है। एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, डिवीजन, स्क्वायर। कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो आपको ना आता हो। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। आखिरी क्वेश्चन, इसे पढ़ो, टाइम लो और बताओ इसमें क्या समझ में आया। उसके बाद मैं इसको अभी बनाकर दिखाऊंगा। बताइए क्या लिखा है भाई इसमें। वेरिएबल ले लिया, उसमें बैलेंस आ गया, फिर उसके बाद चेक पहले क्यों करेंगे? सबसे पहले प्रोग्राम का जो फ्लो होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए। नोट वन को पढ़िए। आप एक इनिशियल अमाउंट पहले यूजर से इनपुट करा लीजिए। मान लीजिए यूजर ने 1000 इनपुट कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब आप यूजर से पूछेंगे भाई यूजर अब क्या करना है, इसके आगे विड्रॉ करना है इसमें से, या इसमें कुछ डिपॉजिट करना है, या बस चेक करना है कि कितना आपने अभी दिया है। तो आप इस बात के लिए पहले यूजर से आप तीन ऑप्शन पूछेंगे। डब्ल्यू फॉर विड्रॉ, डी फॉर डिपॉजिट, सी फॉर चेक बैलेंस। वही मैच केस लगेगा। अब मैच केस के अंदर एक केस बनेगा डब्ल्यू, एक केस बनेगा डी, और एक केस बनेगा सी। अब बात आती है डब्ल्यू केस। अब डब्ल्यू केस के लिए पहले नोट टू पढ़ लो टाइम देकर, फिर बताओ कि डब्ल्यू केस के साथ क्या करना है। अच्छा, और एक कंडीशन और है, नोट टू में दो बातें लिखी हैं। देखो दूसरी वाली जो कंडीशन है लास्ट में लिखी है, ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी अगर आप पहली वाली मान लोगे तो। दूसरी वाली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर पहले वाली आपने कोड में लिख दी तो। क्या कह रही है दूसरी कंडीशन, नोट टू में क्या लिखा है इसको समझिए। ये कह रहे हैं भाई मान लीजिए 1000 रुपए आपके अकाउंट में इनिशियली आ गए, ठीक है। अब उसके बाद यूजर ने कहा डब्ल्यू करना है, मतलब विड्रॉ करना है। अब यूजर ने कहा मुझे 600 निकालने हैं। तो अगर आप इसको देखें तो 600 निकल जाएंगे, क्योंकि जो विड्रॉ वाला अमाउंट है वो लेस देन है अवेलेबल बैलेंस से। अवेलेबल है कितना, 1000, निकालना है 600, निकल ही जाएगा। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या कह रहा है कि भाई आप तभी निकाल पाएंगे जब आपका बैलेंस कितना हो, इक्वल टू और ग्रेटर कितना हो 500। मतलब निकालने के बाद मिनिमम बैलेंस 500 बचना चाहिए, ऐसे मान लो। मिनिमम बैलेंस 500 आपके खाते में जरूर रहना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे, ना नहीं तो 1000 रुपए मेरे में 600 निकालने हैं तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि कितने रह जाएंगे फिर, 400। तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है, तो हमें मना कर देना है कि भाई विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, डिपॉजिट में कुछ लिखा है ऐसा? डिपॉजिट में कोई कंडीशन नहीं है। आप बताओ कितना डिपॉजिट करना है। सिंपली क्या कर देना है फिर उसे, ठीक है। इसका मैं इसका कोड बना देता हूँ, बाकी आप घर से बनाएंगे, आपके लिए बाकी के क्वेश्चन असाइनमेंट हो गए।
ये मैं अभी क्लास के बाद शेयर करूंगा। इसके दो क्वेश्चन मैंने बना दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें भी मैच केस कवर हो जाएगा। तो पहले इनिशियल बैलेंस यूजर से ले लिया, मान लीजिए इंटीजर टाइप का ही ले लिया। अब यूजर को ऑप्शन दिखाने हैं और उन ऑप्शन की वैल्यू मुझे रीड करनी है। तो स्प्रिंग में ही मैंने उनको ले लिया, सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है डब्लू, विड्रॉ के लिए। दूसरा ऑप्शन है डी, डिपॉजिट के लिए। और तीसरा है हमारा सी, चेक करने के लिए। बस हो गया। अब यूजर ने जो भी दिया उसको मैच के अंदर पास कर दिया। और जो जो हमें पता है केस क्या क्या हो सकते हैं, वो केस हमने मेंशन कर दिया है। केस डब्लू स्प्रिंग में ले आया मैंने। केस डब्लू के अंदर हम कुछ लिखेंगे अभी। केस डी। अब केस डी तो बड़ा आसान है। केस डी में क्या करना है, बताओ कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो। तो पहले यूजर से अमाउंट तो इनपुट करा लें भाई, वो तो बैलेंस आ गया इनिशियल वाला। अब यूजर कह रहा है मुझे डिपॉजिट करना है, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है ये भी बताना पड़ेगा ना। एंटर अमाउंट। अब जो भी अमाउंट आया हमारा, तो वो बैलेंस में ऐड कर दो। बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आप बताना चाहो तो बता सकते हो अपडेटेड बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस। और अगर मान लो किसी ने सी प्रेस करा तो सिर्फ बैलेंस को चेक ही करना है, तो सिर्फ इतना कोड उठा के पेस्ट कर दो यहाँ पर, हो गया बैलेंस चेक। यही तो हो रहा है। अच्छा, यूजर ने इसके अलावा कोई और ऑप्शन बिल्कुल दे सकता है, पूरे चांस है। तो यहाँ लिख दिया मैंने इनवैलिड ऑप्शन। अब विड्रॉ वाला कोड हमें सोचना है। तो पहले विड्रॉ कितना करवाना है इतना तो पूछ ही लेते हैं यूजर से, कि कितना विड्रॉ करना चाहते हो। अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक लगेगा, तो जो अगर मैं यहाँ लगा दूं इफ जो बैलेंस है वो ग्रेटर है AMT से, तब तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो एल्स लगा कर क्या लिखते हैं यहाँ पर, इनसफिशिएंट बैलेंस दे देते हैं। इनसफिशिएंट बैलेंस। एंड यहाँ पर इसके अंदर क्या ऐसा करना मेरा सही होगा, अमाउंट माइनस बैलेंस, और मैं लिख दूं यहाँ पर कि भाई अपडेटेड बैलेंस इतना हो गया। क्या ये मैंने सारी शर्तें मानी जो मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन थी? नहीं मानी, क्योंकि मिनिमम बैलेंस 500 वाली बात तो आप कहीं कर ही नहीं रहे। भाई आपने बस ये देख लिया कि बैलेंस ज्यादा है और जो विड्रॉ अमाउंट आया है वो कम है, और आपने विड्रॉ करने दिया। लेकिन ये भी तो चेक करो कि विड्रॉ होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हमारा वो रह गया है। तो अब क्या करें फिर। अब यहाँ पर आपने मान लीजिए इसमें आके यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस लगा दिया। अब अमाउंट माने आपने माइनस कर दिया। तो अब पहले क्या करो, पहले यहाँ पर एक इफ और लगाना पड़ेगा फिर, है ना। और वो इफ क्या चेक करो कि भाई, सॉरी, पहले तो यहाँ पर बैलेंस लिखना था, ठीक है, उल्टा लिख दिया। बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है। तो अब पहले तो बैलेंस चेक करो कि भाई विड्रॉ होने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है कि नहीं। अगर है तो आप अपना ये वाला मैसेज लिख दो कि अपडेटेड बैलेंस कितना हो गया, इतना हो गया। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या कर दो, वापस कर दो। यानी कि बैलेंस में फिर से क्या कर दो, बैलेंस प्लस AMT, जो निकाला था वापस जमा कर दो, ठीक है। ये तो करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट में अपडेटेड बैलेंस तो जो लिखना है वो लिख ही दोगे, साथ में भी लिख दोगे
क्या लिखना है? मिनिमम बैलेंस इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, इसलिए ये हमारा ये वाला कोड। अब इसको रन कराओ अलग अलग सिनेरियो। मैंने लिख दिया, मान लीजिए 1000 रुपये। पहले विड्रॉ वाले ही चेक करते हैं, बाकी तो आसान हो ही जाएंगे। हमने कहा विड्रॉ करना है, कितना विड्रॉ करना है? हमने कहा 200 रुपये निकालने हैं, निकल जाएंगे। अब देखो इस बात का ध्यान रखना कि जो मन में आ रहा है वो अभी होगा नहीं। मन में क्या आ रहा है, सर इसी प्रोग्राम में आगे बढ़ा दो, 800 के साथ आगे का कैलकुलेशन कर दो। अभी क्या है, प्रोग्राम चला, खत्म हो गया, अब सब कुछ जीरो हो गया। अब कुछ करना है और चेक करना है तो दोबारा रन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, कोई फाइल नहीं है कि परमानेंट मेरा ये अकाउंट हो जाएगा। ये सब एक एग्जीक्यूशन तक वैलिड है। अब दोबारा कुछ चेक करना है तो दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। मैं विड्रॉ पे आ गया और मान लीजिए मुझे विड्रॉ करना है 700। देखते हैं क्या होगा। मिनिमम बैलेंस इज नॉट मेंटेन्ड, अपडेटेड बैलेंस 1000, उतना ही रह गया, विड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है, और मान लीजिए 1000 है, विड्रॉ करने आ गया 1200। पहले डब्ल्यू लिखना होगा, फिर पूछेगा कितना, मैंने कहा 1200, इनसफिशिएंट बैलेंस। 1000 हमने कहा डिपॉजिट करना है, 400 डिपॉजिट करना है। इस तरह से बाकी सारे भी हमारे चल जाएंगे। तो कोई आपसे नहीं कहता कि नेस्टेड इफ लगाना है या इफ के साथ एल्स लगाना है कि नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपका लॉजिक अपने आप बोलेगा कि ऐसा करना है। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्या केस के अंदर इफ एल्स लगा सकते हैं, देखो केस के अंदर इफ एल्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले पेपर पे प्लान करी जाती हैं, उसके बाद फिर हम लिखना शुरू करते हैं। हम मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो पहले पूरा ही पेपर पे लिखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक लॉजिक का शुरू का हिस्सा हम चलाकर देख लें तो हमारा ब्रेन सोचना शुरू कर देता है आगे के बारे में। और अगर हम पेपर पे अटके रह जाएंगे तो अटके ही रह जाएंगे, फिर कभी आगे हो ही नहीं पाएंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई पूरा का पूरा लॉजिक पहले पेपर पे लिख लो, लेकिन इतना लिख लो कि कुछ तो शुरू हो जाए। और जब कुछ होगा तो ब्रेन अपने आप सोचेगा कि अब इसमें और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि किसी भी काम को खत्म करना है तो शुरू कर दो बस। ब्रेन अपने आप उसको खत्म करने का रास्ता निकाल लेता है। अब आप सोचो ये तो बहुत बड़ा काम है, खत्म कैसे होगा? तो कभी नहीं होगा खत्म ये। तो बड़ा काम खत्म करने का एक ही सॉल्यूशन है, शुरू कर दो। उसके बाद सारी जिम्मेदारी आपके ब्रेन की है, आपको एफर्ट नहीं लगाने होंगे, आपका ब्रेन अपने आप काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए कल ऑफ रहेगा, थर्सडे है, फ्राइडे को मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये असाइनमेंट जितने बचे हुए हैं ये सारे मैं भी शेयर करूंगा।